हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक एवं समापवर्त की अवधारणा। बहुत ही शानदार टॉपिक है। एकदम बेसिक से हम लेकर के चलेंगे और ख़ास तौर से वैसे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी एकेडमिक क्लास के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर हम ओरिएंटेड करें तो हम जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये आपका जो टॉपिक है ओरिएंटेड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो आप देखें, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गुणनखंड। बहुत ही क्या देखने वाले हैं, गुणनखंड। और देखिए गुणनखंड से ही निकल करके आएगा आपका अपवर्तक। ठीक है ना। इससे पहले कि हम गुणनखंड को समझें, अपवर्तक को समझें, आइए एक हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 8 गुणे 5 बराबर क्या है 40। सभी लोग जानते हैं जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, 40 प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि इस 8 को क्या बोलते हैं, जिसमें गुणा किया जाता है उसको बोलते हैं गुण्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गुण्य। ध्यान दीजिएगा, काफी बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। 5 को क्या बोलते हैं, जिसका गुणा किया जाता है उसको बोलते हैं, जिससे गुणा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं गुणक। और ये जो आपका प्राप्त होता है इसको बोलते हैं गुणनफल। सभी जानते हैं। कई बार हम यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बहुत ही जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका जो नेचर है बहुत ही बेसिक नेचर है। और उसी बेसिक नेचर से, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर या डीएलएड पूरा कोर्स जो है वो आपका फर्स्ट और फिफ्थ क्लास के लिए होता है। ये जो प्रशिक्षण दिया जाता है ये फर्स्ट और फिफ्थ क्लास तक के लिए प्रशिक्षण है। तो हम बहुत ही छोटी क्लास को उनको पढ़ाना है तो हमें एकदम जो है बेसिक से लेकर के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं और आपको ला रहे हैं कहाँ पर, गुणनखंड पर लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, इससे पहले कि हम गुणनखंड को समझें या अपवर्तक को समझें, उसके लिए हमने छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया कि अगर हम 8 गुणे 5 करें तो आपको क्या मिलने वाला है, 40 मिलने वाला है। जिसमें गुणा किया जाता है उसको गुण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आधा अड़ा है, ये या है, ध्यान दीजिएगा। और ये जिससे गुणा किया जाता है उसको बोलते हैं गुणक। और जो निकल के आता है आंसर उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों गुणनफल बोलते हैं। और इस तरह से अगर हम इसको बहुत ही बेसिकली समझें या एकदम जो है नॉर्मल अगर समझें, जो गुणनखंड को समझते हैं, गुणनखंड आप समझिए, यानी हम किसी भी संख्या के जब खंड कर देते हैं और उस खंड का मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणन कराते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कराते हैं, क्या नाम है, गुणनखंड। गुणनखंड यानी खंडों का जब गुणा कराएं तो आपको क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, वो संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ, यहां से हम ये कह सकते हैं कि 8 और 5, 8 और 5
40 के क्या है, 40 के क्या है प्यारे बच्चों, गुणनखंड है। इस तरह से जनरल आइडिया आप जानते हैं। अब यहां पर यह बात आती है, यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हैं कि 40 के गुणनखंड, हमने कहा कि 40 के गुणनखंड क्या है, तो आपने कहा सर 8 और 5 ये 40 के गुणनखंड हो सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। क्या इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं? निश्चित तौर पर आप कहेंगे जी हाँ, इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि सारे गुणनखंड कितने होंगे? तो उसी को लेकर के इसका मतलब है कि हम एक शब्द यहां पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, अपवर्तक के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं। हम यहां पर जो पूरे उसमें समझने का प्रयास करेंगे वो अपवर्तक समझने का प्रयास करेंगे, अपवर्त समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद समापवर्तक समझने का प्रयास करेंगे। समापवर्तक और समापवर्त, ध्यान दीजिएगा, ये हम 4 चीजें यहां पर पूरे इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे केवल। तो आज के इस पाठ में हम केवल और केवल जो बात करेंगे वो केवल बात करेंगे अपवर्तक की। क्लियर है? तो आइए हम यहां से हमने ये कहा कि 40 के गुणनखंड है ये 8 और 5, लेकिन अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 40 के और भी दूसरे गुणनखंड हो सकते हैं। आप कहेंगे अगर मैं यहां पर इसको तोड़ दूं तो यूं आपके गुणनखंड हो जाएंगे इसके, और ये 5 तो आपका ही है, मैं इसको और इसको मिला दूं तो आप कहेंगे सर 20 और 2 भी इसके गुणनखंड हैं। बताइए। तो यहां पर एक शब्द लिया हमने अपवर्तक, यानी किसी भी संख्या के हम सभी के सभी अपवर्तक निकालना चाहते हैं। तो अब इस अपवर्तक को हम क्या कहें, तो गुणनखंड का ही एक रूप है या एक आपका नाम है। तो इसका मतलब यहां से ये हुआ कि अपवर्तक को हम क्या कह सकते हैं, गुणनखंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुणनखंड कह सकते हैं। देखिए अब यहां पर गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, ये सब अलग अलग आपके क्या है, टर्मिनोलॉजी है। तो निश्चित तौर पर अभी हम केवल और केवल गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड को हम अपवर्तक के नाम से भी जान सकते हैं। अब हम इसको और थोड़ा सा अगर आसान बनाएं तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजक। क्या बोलते हैं? विभाजक। यानी अपवर्तक का जो है जो नाम है वो विभाजक भी है, गुणनखंड भी है और अपवर्तक तो है ही। अगर हम इस तरह से इसको समझने का एक बात, एक एग्जांपल लेकर के और प्रयास करें तो देखिए यहां पर अगर हम ये कहें आपसे कि आपको हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, इस बात को आप समझ गए हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पर जाना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि आपका ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट पर है, इसलिए हम एकदम आपको कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करेंगे। इस अपवर्तक को हम जो है गुणनखंड भी कह रहे हैं और विभाजक भी कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको हम 12 गोलियां ये दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हमने 12 गोलियां आपको क्या करी दी और ये कहा
कि इसको इस तरह से आप सजाइए, पंक्तियों में पंक्तिबद्ध कर दीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में जो गोलियों की संख्या है वो समान रहे। तो आप कितने तरीकों से इसको जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर हम क्या करेंगे, हम जो है एक पंक्ति में एक ही गोली रखेंगे और इस तरह से हम कितनी पंक्तियां बनाएंगे, बोलिए 12 पंक्तियां बनाएंगे। आप इस तरह से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका ये है कि हमने पंक्तियां बनाई कितनी, ध्यान दीजिए 12 पंक्तियां बनाई हैं और एक पंक्ति में एक ही बॉल रखी है या गोली रखी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। दूसरा तरीका इसका यूं हो सकता है कि हम कहें कि आप कहेंगे सर हम जो है क्या करेंगे 6 पंक्तियां बनाएंगे। कितनी पंक्तियां बनाएंगे, 6 पंक्तियां बनाएंगे इस तरह से, ध्यान दीजिए। और प्रत्येक पंक्ति में कितनी गेंद रखेंगे, 2 गेंद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसको हटा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक उसमें 2 गेंद रखी है और कितनी पंक्तियां बनाई हैं, 6 पंक्तियां बनाई। एक इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए सभी पंक्तियों में जो गेंदों की संख्या है वो क्या है, या गोलियों की संख्या कुछ भी कह लीजिए, वो क्या है, समान है। एक तरीका आप ये कह सकते हैं कि सर हम जो है 3 जो है क्या करेंगे, रखेंगे। कितनी कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे और कितनी पंक्तियां बनेंगी, 4 पंक्तियां बनेंगी। तो 4 गुणे 3 हो जाएगा। आंसर सबका क्या आना है प्यारे बच्चों, 12 ही आना है। टोटल जो संख्याएं हैं आपकी गेंदों की या गोलियों की वो कितनी है, 12 ही। क्लियर है। इस तरह से आप कहेंगे कि हम जो है यहाँ पर केवल और केवल कितनी पंक्तियां बनाएंगे, केवल 3 पंक्तियां बनाएंगे और एक पंक्ति में 4 गेंद रखेंगे। क्या ये भी हो सकता है? ये प्रत्येक पंक्ति में 4 गेंदें आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमने पंक्तियां बनाई हैं कितनी, 3 और एक में कितनी रखी है गेंद, 4, तो 12 हो गई। फिर भी हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें 5 रखेंगे। तो क्या 5 आप रखेंगे तो क्या 5 रखने से ये समान होंगी, नहीं होंगी। 7 रखने से भी नहीं होंगी, समझ रहे हैं ना। अगर हम 6 रख दें तो 6 रखने से देखिए हो जाएगी, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किए, 2 पंक्तियां बनाई और प्रत्येक पंक्ति में कितनी बॉल रखी, प्यारे बच्चों 6 बॉल रखी हैं। तो इस तरह से हमने पंक्तियां बनाई हैं 2 और एक पंक्ति में 6 गेंद रखी हैं। तो यहां से भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। और हम यही क्या कर रहे हैं, हम एक ही पंक्ति बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में 12 गेंद रख दे रहे हैं, तो भी हमको 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक तरीका आपका ये है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक तरीका आपका ये है, इस तरह से आपने अरेंज कर लिया। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। तीसरा तरीका आपका ये है कि आपने इस तरह से अरेंज किया। चौथा तरीका आपका ये है कि आपने इस तरह से कर लिया। पांचवा तरीका आपका ये है कि आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। छठवां तरीका आपका ये है कि आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। पंक्तियों की संख्या आप क्या करते गए, घटाते गए। यहां पंक्तियां आपने 12 रखी थी, प्रत्येक पंक्ति में एक बॉल रखी थी या एक गेंद रखी थी या एक गोली रखी थी, कुछ भी कह लीजिए। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर 6 पंक्तियां बनाई, प्रत्येक पंक्ति में 2 गेंद रखी। इस तरह से आपने यहाँ 4 पंक्तियां बनाई, प्रत्येक पंक्ति में 3 गेंदें रखी। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो प्राप्त हो रहा है वो 12 गुणे 1 और 6 गुणे 2 और 4 गुणे 3, 3 गुणे 4, 2 गुणे 6 और 1 गुणे
क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है। इससे आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इसके अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो यहाँ पर 1 भी गुणनखंड हो रहा है, 2 भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो संख्या 2 बार रिपीट होगी उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, और फिर 3 बार 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा, 6 आ रहा है और 12 भी आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 के जो गुणनखंड होंगे या 12 के जो अपवर्तक होंगे वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, अपवर्तक कितने आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4 6 12 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर इसके बेस पर यहां से देखें कि अगर हम अपवर्तक को डिफाइन करना चाहें तो वो संख्याएं जिस संख्या के भी अपवर्तक निकालने होंगे वो उस संख्या को क्या करेंगे, पूरी तरह से विभाजित करेंगे। तो यहां से अगर हम अपवर्तक की परिभाषा यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो यहां से कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी या विभाजक कहलाएंगी या गुणनखंड कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको परिभाषित कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसकी परिभाषा। आप केवल ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि आपको वहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से बच्चे को समझाना है, तो आपको भी यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीका अपनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही साधारण ये टॉपिक है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से इसको हम परिभाषित कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपवर्तक। क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तक। इसी को हम लोग कह रहे हैं विभाजक, ध्यान दीजिएगा, और इसी को कह रहे हैं हम क्या, गुणनखंड। इसके 3 नाम हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है, ये 3 नाम है इसके। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसकी अगर हमको परिभाषा देनी है तो इसको कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को जिस संख्या के अपवर्तक निकाल रहे हैं, तो ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को पूरी क्या करेंगी, विभाजित करें। नाम ही है विभाजक, पूरी क्या करें, विभाजित करें, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को पूरी विभाजित करें। सेंटेंस थोड़ा सा बना लीजिएगा सही, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी प्यारे बच्चों, अपवर्तक कहलाएंगी। क्लियर है। ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को पूरी विभाजित करें, वो संख्या उस संख्या की क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, अब आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम दें कि हम कहें आपसे कि प्यारे बच्चों 5 के क्या बताइए, अपवर्तक बताइए। एक तरफ अगर हम संख्या लिख दें प्यारे बच्चों और दूसरी तरफ क्या लिख दें, अपवर्तक लिख दें। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल्का सा मिटा देते हैं। पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के फिर टेबल बनवाएंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर हम आपसे कहें कि 5 के अपवर्तक बताइए प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए, तो ऐसी संख्या आपको लेना है जो इस संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो आप कहेंगे सर ये 5 तो 1 से डिवाइड हो जाए,
बिल्कुल हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए, क्या 2 से ये विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। तो केवल और केवल ऐसी संख्या है कि जो 5 है जो इसको विभाजित कर सकती है और कोई ऐसी संख्या नहीं है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5 के कितने अपवर्तक होंगे? 2 अपवर्तक होंगे। कितने विभाजक होंगे? 2 विभाजक होंगे। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, कहूं कि बताओ प्यारे बच्चों 8 के कितने अपवर्तक होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 होगा। आप कहेंगे सर 2 होगा। 2 से विभाजित हो रही है। जिन जिन संख्याओं से ये संख्याएं विभाजित होंगी वो संख्याएं उसकी क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। ऐसा आपने परिभाषा में पढ़ा है। तो यहां से क्या हो जाएगी? नेक्स्ट संख्या बताइए। यहां से नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 4। अब आप आगे बढ़े तो ना तो ये 5 से विभाजित हो रही है, ना ही 6 से हो रही है। लास्ट संख्या आपकी क्या है प्यारे बच्चों? 8 है। अब हम अगर यहां से कहें कि 12 के आप बताइए, अभी आपने पीछे जो है समझा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 1 से विभाजित हो रही है, ये आपकी 2 से विभाजित हो रही है, ये आपकी 3 से हो रही है, ये आपकी 4 से हो रही है, ये आपकी 6 से हो रही है, ये आपकी कितनी से हो रही है प्यारे बच्चों? 12 से हो रही है। क्या कोई और भी संख्या है ऐसी जो इसको विभाजित करेगी? आप बताइए। 1 से नहीं हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, 4 से हो रही है, 6 से भी हो रही है। क्या 7 से होगी? क्या 8 से होगी? बताइए नहीं। तो क्या हो जाएगी? 12 के अपवर्तक हो गए। तो अब यहाँ पर हम कंक्लूजन के तौर पर अगर देखें, देखिए हम चूंकि यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर हम ना तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपवर्तक और विभाजक या जो है गुणनखंड के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है आपका वो है अपवर्तक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ द जो है कॉमन फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसलिए बता रहा हूँ कि तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे हिंदी मीडियम के नहीं होते, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम न हो इसलिए हम आपको उसको बता रहे हैं। तो ये डिवाइडर है, ये आपका वही अपवर्तक कहें या गुणनखंड कहें एक ही बात है। तो हम देखिए आपको फैक्टर भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए आप परेशान न होंगे, वो फैक्टर ही है। तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ से हम ये देखने को पाते हैं, अगर हम 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं और इसको अगर हम समराइज करें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समराइज करूंगा और यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हमें क्या कौन कौन से कंक्लूजन मिल रहे हैं, कौन कौन से फैक्ट मिल रहे हैं जो प्रश्न को बनाएंगे और वहीं से प्रश्न बनता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी में एक जो है आ रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक जो है प्रत्येक संख्या का क्या होता है? अपवर्तक होता है। यहाँ से ये क्लियर है। आप किसी भी संख्या के अपवर्तक निकालिए तो उसमें 1 जरूर मौजूद होगा, क्योंकि इस बात को आप जानते हैं कि 1 जो है प्रत्येक संख्या को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक फैक्ट निकल करके आता है। आइए हम उन फैक्टों को लिखें यहाँ पर, क्योंकि निश्चित तौर पर उन फैक्टों से ही प्रश्न बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और यहाँ पर फैक्ट लिखते हैं। यहाँ से क्या फैक्ट मिल रहा है? इस एग्जाम्पल को नहीं मिटाएंगे। यहाँ से एक फैक्ट आपको ये मिल रहा है कि प्रत्येक जो है संख्या का एक जो है क्या है? प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होती है। यानी एक जो है ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या का क्या है? अपवर्तक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए स्टार बना कर प्यारे बच्चों, एक प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। ये निश्चित रूप से आपका ये फैक्ट निकल के आ रहा है। आप कितनी भी संख्या यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर एक बात आप और देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक संख्या, जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं, देखिए वो स्वयं भी यहाँ पर विराजमान है। देखिए आप गौर से देखिए, ये 5 का अपवर्तक निकाल रहे हैं तो 5 भी विद्यमान है, 8 का निकाल रहे हैं तो 8 भी है, 12 का निकाल रहे हैं तो 12 भी है, हम 70 का निकालेंगे तो 70 भी मौजूद रहेगा, हम 85 का निकालेंगे तो 85 भी रहेगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की भी ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा, स्वयं की भी अपवर्तक होती है। ठीक है, यहां से ये निकल के आया प्रत्येक संख्या, यानी जिस भी संख्या का हम अपवर्तक निकालने जा रहे हैं वो स्वयं भी यहां पर होगी, वो स्वयं भी अपवर्तक होगी। क्लियर है?
एक चीज यहां से और निकल के आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो अपवर्तकों की संख्या निकल के आ रही है वो संख्या क्या है, काउंटेबल है, यानी कि डेफिनेट है, यानी कि क्या है, सीमित है। जिस लैंग्वेज में भी आप समझ पा रहे होंगे, सीमित का मतलब निश्चित है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, 5 की 2 है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, 4 है। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, बताइए, 1 2 3 4 5 6। क्या प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि 12 के कितने अपवर्तक होते हैं, 12 के कितने विभाजक होते हैं? तो यहां से निकल के आ रही है कि अपवर्तकों की संख्या, यहां पर देखेंगे, अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। सीमित से तात्पर्य है, ऐसा नहीं है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इनफिनाइट नहीं होती है, सीमित होती है, निश्चित होती है, जो काउंटेबल है। एक चीज यहां पर और आप देखेंगे कि यहां पर जो भी अपवर्तक होगा वो या तो जिस संख्या का अपवर्तक निकालेंगे, यहां पर एक ऑब्जर्वेशन और आप करिए और देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं वो तो या तो उस संख्या से वो छोटे अपवर्तक मिल रहे हैं या उस संख्या के बराबर अपवर्तक मिल रहा है। आप देखिए 5 का छोटा 1 है और 5 है बराबर है, क्या 5 से बड़ा अपवर्तक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का जो है प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से या तो छोटा होता है और या बराबर होता है। यहां से कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक या तो उस संख्या से छोटा होता है या बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। तो यहां से हमने कंक्लूजन के तौर पर ये 4 पॉइंट आपके लिए निकाले जो आप देख पा रहे होंगे। एक बार हम यहाँ पर और आपको समराइज कर देंगे, ठीक है ना, कि एक जो है क्या है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, प्रत्येक संख्या स्वयं की भी अपवर्तक होती है। अपवर्तकों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? सीमित होती है। और प्रत्येक संख्या का अपवर्तक या तो उस संख्या से छोटा होता है या बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि 5 से बड़ा आपका कोई अपवर्तक नहीं होगा। जिस संख्या का भी अपवर्तक निकाला जाएगा तो उस संख्या से हमेशा ये तो बराबर आएगा या तो छोटा आएगा। क्लियर है? तो ये है अपवर्तक। अपवर्तक क्या है? वो संख्या, जिस संख्या का अपवर्तक निकालेंगे वो क्या करेगा, इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो वो संख्याएं जो इस संख्या को पूरी विभाजित करेगी उस संख्या का क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी या विभाजक कहलाएंगी। तो हम लोगों ने ये आज शुरुआत में ही तय किया था कि इस पूरे जो चैप्टर में हम लोग 4 चीजों का यहाँ पर डिस्कशन करना है, लेकिन एक पार्ट करके, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हमने अपवर्तक डिसाइड किया था कि केवल आज अपवर्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने अपवर्तक को समझ लिया होगा और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।